4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को भी खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे प्रिय गुरु पत्री सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ पीपीटीज दिखाना चाहती हूँ, तो मैं दिखा दूं क्योंकि रोज हम लेट हो जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। आज पीपीटीज दिखाने के बाद हम ड्रीम बोर्ड बनाएंगे। जिनके भी बच्चे हैं, माही उनको ड्रीम बोर्ड बनाना सिखाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट। और उसके बाद स्वरा गाना गाएगी, अगर नहीं सोई तो। और अगर सो गई तो ठीक है, हम कल सुनेंगे उसका गाना। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पीपीटीज दिखाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी, पर किसी कारणवश से वो नहीं हो पाया। माही, देखना बेटा। जी। ठीक है। हाँ, मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें से कई पीपीटीज आप लोगों को दिखा चुकी थी कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं और कौन कर सकता है, और बेनिफिट्स उनके भी बताई थी। मैं स्लोली स्क्रॉल करूंगी, तो आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपके मन में और अंकित हो जाए। यहाँ तक कि हमारी हो चुकी थी कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है ऐसी चीजें जो हमारे मेडिटेशन को और ज्यादा डीप और इंटेंस बनाती हैं। तो जितने इसमें मैंने लिखे हैं, देखिए, मुझे नॉलेज तो बहुत लोगों ने बहुत सारा दिया, पर मैंने वही लिए हैं जो मैंने अप्लाई किए और मुझे बेनिफिट हुए। और वाकई ये हैं भी काम की चीजें। तो अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे तो आपका मन शांत होगा, उससे आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं हो, जैसे मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं अक्सर सूफी सॉन्ग सुनती थी। सूफी सॉन्ग्स वो होते हैं जो सीधा आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। ऐसे सूफी सॉन्ग्स बहुत हैं बॉलीवुड के। उसमें मोस्टली अल्लाह का नाम लिया जाता है, क्योंकि सूफी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही बिलोंग करते थे। पर जब आप सूफी सॉन्ग सुनेंगे तो चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो या चाहे जीसस कहो, बात तो वहीं तक के जाती है ना। तो आप बिल्कुल भी अल्लाह और राम के पीछे न पड़ के, जब आप सूफी सॉन्ग सुनेंगे, उनके जो लिरिक्स होते हैं और जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, वो इतना प्यारा होता है कि मैं शुरू के समय में वॉक के टाइम में मोस्टली सूफी सॉन्ग सुनती थी। मेरी अभी भी एक रूटीन है कि मैं मॉर्निंग के टाइम में कई बार सूफी सॉन्ग सुनती हूँ या बहुत ही हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ। तो सूफी सॉन्ग भी मुझे उतनी खुशी देता है जितनी हैप्पी सॉन्ग जो दूसरे हम बॉलीवुड के सुनते हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो मेंटल रिदम है और जो म्यूजिक है, उन दोनों का बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप बहुत ही जोर शोर वाला गाना सुनेंगे जिसमें बहुत हल्ला गुल्ला हो, जैसे आजकल के बच्चे लोग सुनते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, पर सोल से कनेक्ट करने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही शांत क्लासिकल म्यूजिक या सूफी सॉन्ग जो सीधा आपको सोल से जोड़े, तो उससे आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। और एक बात बता दूं कि जिनका मेडिटेशन बहुत ट्राई करने के बाद भी अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा टिप है कि वो या तो गाना सीखें
गाना गाना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। इससे आपका मेडिटेशन बहुत बहुत डीप लगेगा। मुझे लालच थी तो मैं चली भी गई थी सीखने के लिए, पर 3 दिन में ही मैंने क्लास छोड़ दिया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि सुनना मेरे बस में है, गाना मेरे बस में नहीं है। तो अगर आप लोग सीखते हैं गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट, इससे भी आपका मेडिटेशन बहुत डीप जाएगा और बहुत जल्दी आप ट्रांस को महसूस कर पाएंगे। पूर्णिमा का महत्व हम सभी हिंदू लोग जानते हैं, परंतु पूर्णिमा का एक और महत्व है कि उस समय सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऊर्जा बरसती है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन, उसके 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद, ये 5 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय सबसे ज्यादा आप मेडिटेशन करिए, सबसे ज्यादा उस समय मौन रहिए। अगर मौन नहीं रख पा रहे हैं तो उस समय आप अपनी बातों को कम कर दीजिए। बेवजह के उस समय फोन कॉल्स या किसी को एंटरटेन मत करिए। ये 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इन 5 डेज में आपको अगर किसी से नाराजगी है या नफरत है, क्योंकि भाव होते ही हैं हमारे कभी कभी अलग टाइप के, तो उस समय कोशिश करिए कि वो 5 दिन आप किसी भी आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आप निगेटिव मत होइए। क्योंकि अगर उस समय आप निगेटिव हो गए तो वो सीमेंट के रूप में जमता जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको निकालना, जिसको फॉरगिव करना बहुत टफ रहता है। तो फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो ये अभी जूम में ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका पावर बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि 3 गुना होता है, पर यह भी कहा जाता है कि जितनी सोल्स बैठती हैं उस समय मेडिटेशन करने के लिए, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो जैसे ये मान लीजिए अभी हम 53 लोग बैठे हैं, अगर कोई एक जो अलग से मेडिटेशन करने में, जिसको घबराहट होती है या जल्दी जल्दी आंखें खुल जाती हैं, उनके लिए है कि ज्यादा से ज्यादा वो ग्रुप मेडिटेशन को करें। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम फिजिकली जब करते हैं तब भी उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, पर एनर्जी न टाइम देखती है न स्पेस। तो जब हम डिजिटली भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब भी ग्रुप मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। जितनी जल्दी आप ग्रोथ नहीं करते हैं अकेले बैठने में, उससे कहीं ज्यादा ग्रुप मेडिटेशन का होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कई लोग 9:30 बजे ज्वाइन करते हैं ताकि वो सिर्फ हमारे टॉपिक्स को सुन सके। तो ये उनकी चॉइस है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और हम आपको वही कह रहे हैं कि आप अगर ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी मेडिटेशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी, अपने रिलेटिव्स लोग के साथ भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। नेचर मेडिटेशन, नेचर का अर्थ ये नहीं है कि आपने घर में 4 गमले लगा दिए और वहां बैठ के कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पर नेचर हम उसको कहेंगे जो मानव निर्मित नहीं हो, जो प्रकृति ने दिया है, जैसे पहाड़ों पर, नदी के पास, समुद्र के पास या और झील वगैरह के पास, जहां पे भी आपको नेचर, आप समझ रहे हैं, प्रकृति का जो रहता है, उस समय जब हम करते हैं तो जो नेचर में सटल वेव्स हैं वो हम बहुत जल्दी कैच करते हैं। और जितना ज्यादा हम नेचर मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी हम शांत होते जाएंगे, हमारी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। इसीलिए जो पुराने ऋषि थे वो पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते थे, नेचर के पास। हमारे पत्री सर भी हम लोग को नेचर मेडिटेशन के लिए काफी लेह लद्दाख, इजिप्ट या और भी कई जगह ले जाते हैं जहां पर हमको कराया जाए। और जहां पे भी वाटर बॉडीज होती हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें पैर डाल के हम मेडिटेशन करें। वाकई मैं गंगा में कई बार कर चुकी हूँ, ऋषिकेश में, और उसकी अनुभूति अलग ही होती है। तो इससे भी आपका मेडिटेशन ज्यादा हो सकता है। तो कभी भी आपको मौका मिले कहीं पिकनिक पे जाने का या कोई अच्छी प्लेस में जाने का, तो नेचर मेडिटेशन के लिए आप टाइम निकाल के अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ा सकते हैं। पिरामिड मेडिटेशन, इसके ऊपर पूरा सेशन होगा जिसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसे ये पिरामिड होते हैं,
जो आप अपने घर में, रूम में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेरे रूम में 2 पिरामिड लगे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे लिए। तो वो 2 पिरामिड के नीचे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको उससे 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है। पर अगर एक रूम में एक पिरामिड भी लगा हो तो पूरा रूम चार्ज हो जाता है। आप जहां भी मेडिटेशन करते हैं वो तो चार्ज होता है, पर जब पिरामिड लगा हो तो वो रूम बहुत हाईली चार्ज हो जाता है। वहां पर आपको पानी को पिरामिड के नीचे भी रखने की जरूरत नहीं रहती, वो इतनी चार्ज प्लेस होती है कि पानी ही चार्ज हो जाता है। यहाँ पे जो 2 फोटो दिख रहे हैं ये हमारे हैदराबाद के पिरामिड का फोटो है, जो कि हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है। और ये बाली का है, वियतनाम का। हमारा बैंगलोर में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जहाँ पर बहुत बड़ा पिरामिड है। इस पिरामिड के अंदर बैठ के जब मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद ही फर्क महसूस कर लेंगे कि पिरामिड क्या है, और इसके ऊपर जब सेशन होगा तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे सबसे ज्यादा अच्छा मेडिटेशन का एक और है राज कि हमको रेगुलर रहना है। कई लोग होते हैं कि 3 दिन मेडिटेशन करते हैं फिर 2 दिन नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, वीकेंड में नहीं करेंगे। मेरा बेटा भी कई बार ऐसा करता है। तो मेडिटेशन वो चीज नहीं है जो आप फॉर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए रोज आवश्यक है, वैसे ही हमारी आत्मा के पोषण के लिए रोज के रोज उस टाइम इक्वल तक के आपको मेडिटेशन करना रेगुलर बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि 3 से 4 दिन पीछे चले जाते हैं आप। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैंने 7 ईयर्स से आज तक के एक दिन भी एब्सेंट नहीं करी हूँ। जबकि बीच में मेरे घर में मेरे बेटी की शादी हुई, मेरे ब्रदर की डेथ हुई, मेरे भतीजे की हुई। तो जिंदगी में खुशी और दुख आते रहते हैं, पर हमारा काम है अपनी आत्मा को रोज का न्यूट्रिशन देना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीक्रेट क्या है हमारे अच्छे मेडिटेशन के लिए। फॉरगिवनेस का मैं बताऊं तो मैं अपना एक्सपीरियंस लेके बताती हूँ। फॉरगिवनेस का आपने सुन भी लिया पूरा सेशन, और आपको मालूम भी है कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा हमको जो बोल के चला गया चला गया, और हम माफी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम खुश रहना जानते हैं और चाहते हैं। तो फॉरगिवनेस तो हमारी पीसफुल लाइफ के लिए है ही जरूरी। मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जिससे भी आप ग्रज करते हैं, हेट्रेट करते हैं, वो आपके इंटेंस मेडिटेशन में बाधा पहुंचाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैं 7 ईयर्स से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जब 3 साल हो गए थे मुझे ऑलमोस्ट, तब मेरा एक फ्रेंड था, हमारा फैमिली फ्रेंड था। वो रायपुर में रहते थे और तब मैं बिलासपुर में रहती थी। तब से हमारी फ्रेंडशिप थी। तो जब मैं रायपुर आई तो वो काफ़ी बार हमारे यहाँ खाना खाने आते थे बिलासपुर में। मैं कभी नहीं आई थी रायपुर उनके यहाँ खाना खाने। उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और एक फैमिली फ्रेंड थे। बहुत क्लोज थे हम लोग, और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे मेंटली वगैरह, सब अच्छा चल रहा था। फिर मैं रायपुर शिफ्ट हुई। रायपुर में भी आने के बाद हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रही, पर तब तक कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। फिर फ्रेंडशिप तो चल रही थी। अचानक एक ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ जिसका रीजन आज तक के मुझे भी नहीं मालूम चला है। उस व्यक्ति ने हमारी फैमिली के लिए बहुत ही गलत चीजें बोलनी शुरू कर दी। और चूंकि वो बहुत पैसे वाला था और रायपुर का बहुत रेपुटेटेड आदमी है, तो कई लोग उसके ऊपर विश्वास भी करने लग गए। जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि पहली बात तो उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। क्योंकि वो इतनी गंदी बातें थी कि मतलब हम तो बहुत स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकते जो उसने बातें कही थी। पहली बात तो वो सच नहीं थी, पर फिर भी एक दुख था मेरे मन में कि मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, सब कुछ मैंने उसको अच्छा बोला, और उनको बहुत अच्छे से मेरे घर में मैंने डिनर्स कराए हैं, मैंने ही उसको सबसे ज्यादा डिनर्स कराए हैं। तो ऐसी क्या बात थी जो उसने मेरी फैमिली के लिए इतना गंदा बोला। और होता क्या था कि मैं उनको जब भी फोन करती कि भैया मुझे बात करनी है, आप मेरे घर आओ,
क्योंकि कोई कर्मा का मुझे बाउंडिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पेन तो नहीं था, पर फिर भी कुछ चीज थी जो मुझे कचोट रही थी। तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार उनको फोन करके, खुद बात करके मैंने उनको बुलाया, पर वो शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो किसी और के कहने पे कह रहे थे, वो नहीं आए। पर मैं डिस्टर्ब थी, मेरे को रोज मेडिटेशन में जब भी मैं ट्रांस से वापस आती, तो जब भी मैं वापस आती थी तो मुझे वो ही इंसान दिखता था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गोवा की टिकट्स कराई कि हम थोड़ा शायद 4-5 दिन बाहर रहेंगे, बीचेस वगैरह पे जाके मेडिटेशन करेंगे, तो हम शायद इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और लेट गो कर देंगे। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती थी और बात करने लग जाती थी। तो ये इंसान को मैं क्यों नहीं माफ़ कर पा रही थी? फिर मैं गोवा गई, 5-6 दिन हम वहाँ रहे, बहुत एन्जॉय किया, आए वापस। फिर भी वो इंसान रोज मुझे मेडिटेशन में तंग करता था। दिन भर मुझे याद नहीं आता था वो इंसान, पर सिर्फ मेडिटेशन के टाइम में ही मेरा मेडिटेशन टूटता था। मैं आश्चर्य करती थी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तब ना कोई मेरे पास मास्टर था, मैं किसी मास्टर को जानती ही नहीं थी। मैंने कहा ना, उस समय सिर्फ एक ओशो ही थे मेरे मास्टर, तो मैं किससे पूछूं? मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज को बहुत खोजा जाता है तो यूनिवर्स आपको ला के दे देती है। शाहरुख खान ने भी कहा था ना, किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए जुट जाएगी। तो उसी समय रायपुर में एक सेशन हुआ, हीलिंग सेशन, और मैं और मेरे हस्बैंड उसको ज्वाइन किए थे। उस वर्कशॉप में हमको 27 लेसन्स ऑफ सोल मालूम चला। तो जब हमको प्रोजेक्टर में वो पीपीटीज स्लाइड्स दिखाई जा रही थी, तो जैसे ये वर्ड आया फॉरगिवनेस, कि आपके फॉरगिवनेस का आपको सोल को लेसन पढ़ना ही पड़ता है, और जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो तब तक के यूनिवर्स आपको बार बार वो सिचुएशन देता है। तो ऐसा तो मेरी लाइफ में नहीं था कि बार बार ये सिचुएशन आ रही थी, परंतु ये मुझे लग गया कि ये मेरी लेसन है जो मुझे यूनिवर्स सिखाना चाहता है। कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा चला, पर उसके बावजूद उसने जितनी गंदी बातें बोली हैं उसके बाद भी मैं माफ करूं। वर्कशॉप शाम को खत्म हुआ, हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों वापस आए, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, चलिए जिस तरीके से सर ने बताया था वैसे ही हम मेडिटेशन में उस इंसान को जो भी उसने बोला था, क्योंकि वो सच तो था नहीं जो हमारे को ये फर्क पड़े, तो मैंने कहा हम उसको माफ कर देते हैं। हो सकता है किसी जन्म में मैंने किसी को दुख दिया हो और यूनिवर्स में कोई इसके थ्रू लौटा रहा हो, या इसको ही मैंने दिया हो, आई डोंट नो, है ना। हम दोनों मेडिटेशन में बैठे और पूरे दिल से अपने उस इंसान को माफ किया, उससे हाथ जोड़ के कि कभी किसी जन्म में मैंने किया होगा और फॉरगिव करती हूँ। और इतने टाइम तक की, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे ऑलमोस्ट उस बात को, तो 3 महीने में मैंने न जाने तुम्हारे लिए कितनी बुरी भावना की होगी, कितने कर्ज किए होंगे तुमको कि तुमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेडिटेशन हम करते हैं, पर जब दिल को चोट लगती है तो कभी कभी आ निकल जाती है, और किसी के लिए हम बुरा बोलते हैं कि कभी यूनिवर्स आएगा उसके पास, उसके सामने भी ये सिचुएशन आएगी, अपन बोलते हैं ना। तो मैंने भी कर्ज किया होगा। तो उस दिन मैंने पूरी तरीके से माफी मांगी, मेरे हस्बैंड ने भी। और मैं सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो दिन और आज का दिन, आज तक के वो इंसान मेरे मेडिटेशन में नहीं आया, और मेरा मेडिटेशन पहले जैसा ही डीप और डीप होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा अब बहुत अच्छा फ्रेंड है। अभी हम दोनों एक फैमिली जाते हैं मैरिज वगैरह में, उसके बच्चों की शादी में गई, वो मेरी बेटी की शादी में आया, पर एक डिस्टेंस रखते हैं। और वो चाहे कितना भी हमें बुलाने की कोशिश करे, हम उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और एक्चुअली वो हमसे उतनी अच्छे से आंख मिला भी नहीं पाता, क्योंकि गलत इंसान कभी भी उतने वे में नहीं बात कर सकता। तो चलिए, ये मेरा फॉरगिवनेस का पार्ट था। उसके बाद से लेके अभी तक के, ऐसा नहीं सोचिए कि उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे नहीं सिखाया, कुछ मेरे कर्मास होंगे, कुछ मेरे लेसन्स होंगे, या फॉरगिवनेस के पार्ट को और इंटेंस करना चाहता है यूनिवर्स। क्योंकि देखिए, कोई भी गुण, जो 27 लेसन्स है, मैं आप लोगों को लास्ट डे कोशिश करूंगी कि वो 27 लेसन्स आपको मैं बता दूं। जब तक कि हम कोई लेसन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, इतना इतना नहीं पी लेते हैं कि हम उसको वापस रेडिएट करें अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी से,
तब तक के हमको उस फॉरगिवनेस हो या कंपैशन हो या सेल्फ लव हो, जो भी हो, उस गुण को हमको इंटेंसली एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो उसके बाद भी मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें आई, कभी मैंने किसी को दुख दिया, कोई मुझे दुख दे रहा है, ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तो है ही नाटक, तो अपन तो नाटक खेलते ही रहते हैं। पर उस दिन के बाद से मेरे लिए फॉरगिवनेस बहुत इजी हो गया है। और फॉरगिवनेस अगर आप नहीं करेंगे तो ये जैसे मास्टर्स कहते हैं, आपका मेडिटेशन डीप लगना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितने हमारे ग्रजेस, हमारे एनर्जी ब्लॉक्स हैं, वो हमारे नाड़ी शुद्धि मंडल में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति है या आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको दुख पहुंचा रहा है, फॉरगिव कर दीजिए, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपनी रिलेशनशिप के लिए भी, और अपने मेडिटेशन के लिए भी। और वेजिटेरियनिज्म पे मैंने भी 3-4 दिन पहले भी बताया था कि जब भी मेरी एस्ट्रल बॉडी निकलती थी, जब मैं नॉनवेज खाती थी, तो मुझे झटका लगता था, कभी गर्दन में, कभी कमर में, और जैसे बॉडी आती थी एस्ट्रल बॉडी, तभी भी मुझे झटका लगता था। और एक और चीज है जो अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कि बहुत डीप मेडिटेशन, जिसको मैं कहूंगी ट्रांस में जाना, मेरे लिए सुगम हो गया जब मैं वेजिटेरियन बनी। मुझे बहुत टाइम लगता था उस ट्रांस की स्टेट में जाने में। ट्रांस मतलब नो माइंड स्टेट, जब आपके पास कोई विचार नहीं रहता है, आप अपने आप को भूल जाते हो कि कौन मैं हूँ, कहाँ बैठी हूँ। वो ट्रांस वाली स्टेट में जाने में मुझे काफी टाइम लगता था, कभी 30 मिनट्स, कभी 40 मिनट्स, या कभी 50 मिनट्स। पर जैसे मैं वेजिटेरियन बनी, मैं बहुत जल्दी ट्रांस में जाने लग गई। तो फॉरगिवनेस, वेजिटेरियनिज्म मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, मेरे डीप मेडिटेशन के लिए। ऑल इज वेल, जैसे हम कहते हैं कि पूरे टाइम आप अफर्म करते रहिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी आपकी तबीयत खराब हो, आपको पेन हो रहा हो, या कोई आपको हर्ट कर रहा हो। आमिर खान ने जो बोल के गए हैं ना, ऑल इज वेल, उसको अपनाइए, बार बार अपने ही दिल पे हाथ रख के बोलते रहिए। बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो गई। जब भी हम ये कहते हैं ना, जैसे मैंने संकल्प शक्ति में भी बताया था कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, वैसा ही ये काम करता है ऑल इज वेल, कि हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब ब्रेन समझता है, तो हमारी बॉडी भी वैसे ही एक्ट करती है, और हमारे आसपास का वातावरण भी। क्योंकि जब हम और किसी यूनिवर्स से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे थॉट्स ही उससे, यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऑल इज वेल बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, जिसको आप चाहे जितना बोल लें। एक्टिव लर्निंग, कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक्स जब आप पढ़ते हैं, तो उस ऑथर की एनर्जी आपके बॉडी से फ्लो करती है, आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, और आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि 3 साल तक के जब मैंने ओशो को सुन लिया, उसके बाद जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो अगर आज मैं अपनी लाइफ को जितना समझ पा रही हूँ, या अपनी ग्रोथ कर पाई हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एक्टिव लर्निंग का है। क्योंकि मैं बहुत बुक वर्म हूँ, मैं बहुत पढ़ती थी, मैं बहुत एकेडमिक भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और आप हर चीज जूम सेशन के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा आप नहीं ले सकते हैं। आप जो चाहते हैं, जो आपकी सोल के पर्पस का है, वैसी ही बुक यूनिवर्स आपके सामने ला के रखेगा। क्योंकि जो जो बुक मेरे सामने आती गई, वो मेरी बनाए, मतलब मेरी इच्छा से नहीं थी। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, जो मेरी बाइबल, जिसको मैं कहती हूँ योर सोल गिफ्ट थी, उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। और उसी के द्वारा मैं ट्रांसलेशन में भी आगे आई, और मैं ट्रांसलेट करने लग गई, क्योंकि वो बुक मेरे को पूरी तरीके से हिला दी थी। उसको आप पढ़ लेंगे, वो पूरी प्री बर्थ प्लानिंग के ऊपर बुक है, योर सोल गिफ्ट बाय रॉबर्ट श्वार्ट्ज। तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब जब भी मेरे सामने कोई सिचुएशन या परिस्थिति आती है, तो मैं अपनी इस लाइफ से, अपनी पुरानी लाइफ से, या कुछ कर्मा से, सबसे कनेक्ट करते हुए उस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ। तो जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, उतना ज्यादा मेडिटेशन आपका तेज होगा। और हमारे पत्री सर कहते हैं 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय, और 34% सज्जन सांगत्य। तो बुक जितना पढ़ सके आप, हिंदी इंग्लिश अमेजोन में भरी पड़ी हैं, या मुझसे भी मांग सकते हैं आप।
शेयरिंग एंड सर्विस, मतलब जो हम ध्यान सिखा रहे हैं। फिर मैं अपना अनुभव बोलूँगी कि जितना मैं पहले ग्रोथ नहीं करी थी या जितना मैं अपने आप को नहीं समझी थी, उतना जब मैंने लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया, उतना सीखी। एक्चुअली क्या होता है, सर्विस कुछ भी नहीं है, प्यूरिफाई योरसेल्फ। तो अगर आप प्यूरिफिकेशन के लिए मेडिटेशन करते जाएंगे या बुक्स पढ़ते जाएंगे, तब भी आप प्यूरिफाइड हो रहे हैं। पर जब आप लोगों को सिखाते हैं तो सबसे ज्यादा आप सीखते हैं, और जब आप सबसे ज्यादा सीखते हैं तो आपका प्यूरिफिकेशन होने लग जाता है। तो ये सीक्रेट है मेडिटेशन कि दूसरों को आप मेडिटेशन सिखाइए, और जितने लोगों को भी आप सिखाएंगे तो उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने 1 लाख लोग को सिखाया, 1,000 लोग को सिखाया, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट से। एक्सेप्टेंस, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे और एक्सेप्टेंस आपका बढ़ते जाएगा, और इसके साथ ही आपका मेडिटेशन भी डीप होता जाएगा जब आप लोगों को स्वीकार करते जाओगे। कहते हैं ना, रेजिस्ट, जितना हम रेजिस्ट करते हैं, जितनी कोई भी परिस्थिति किसी भी इंसान के लिए हम प्रतिरोध करते हैं, उतना ही हम अपनी एनर्जी को दे रहे हैं। तो हमारा मेडिटेशन कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। तो एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन एंड एवरी बडी। वननेस, वननेस आखिरी है जो हमारे को हेल्प करता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे अपनी बेटी हो, हस्बैंड हो, या कोई भी अपना रिलेटिव हो, तो हम हमेशा अपने लेबलिंग को देख के बात करते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा हस्बैंड है ना। हम लोग वैसा ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कंडीशन वही हो गया है, मैं, मेरा। ये सबसे बड़ी बेड़ी है हमारी ममत्व की। ममत्व का अर्थ सिर्फ माँ का प्यार नहीं होता है, मेरा जो पॉजिटिवनेस होती है वो। तो हमारे बहुत ही अच्छे ऋषि हैं, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी से कम्युनिकेट करो, रिलेट करो, कम्युनिकेट नहीं, रिलेट करो, तो आप ये करिए कि वो सोल है। ये वाली बात जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था कि सबसे वैसा ही देखो जैसे तुम हो, तो मैं अपनी मेड को भी ऐसा नहीं देखती हूँ कि वो मेरे यहाँ काम कर रही है, या मेरा ड्राइवर को मैं वैसा नहीं देखती हूँ, उनको भी एक सोल लेवल में देखती हूँ। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी आपको वननेस की फीलिंग बढ़ते जाएगी, या अनुभूति होते जाएगी। आप यदि सोच रहे हैं कि बहुत मेडिटेशन हो जाएगा तो एक दिन अचानक फट पड़ेगा आपका माइंड और आप वननेस में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करते जाइए, आप हर चीज को सोल से रिलेटेड करते जाइए, तो आप वननेस पे पहुंच जाएंगे। बेसिक चैलेंजेस जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, और बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने आज ये पीपीटी दिखा रही हूँ कि ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स तो हर एक को होते हैं। अगर किसी ने बहुत पिछले जन्म में मेडिटेशन किया हो तो उसको इतने थॉट्स नहीं आएंगे, वो बहुत जल्दी डीप मेडिटेशन में चला जाएगा। पर एक एवरेज आदमी की मानेंगे तो एक एवरेज को तो थॉट्स आएंगे ही। 60 to 70,000 पर डे थॉट आता है। तो अगर आप 5 दिन या 10 दिन बैठते हैं और आपको लगता है कि अरे मेरे थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, तो टाइम लगता है उसको कंडीशनिंग करने के लिए। तो रेगुलर रहेंगे और अपने टाइम को बढ़ाते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके में से चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 2 थॉट के बीच में आपको पहले गैप दिखने लग जाएगा। जब वो गैप दिखेगा, वो गैप बड़ा होते जाएगा, और कई बार आप आश्चर्य करेंगे। जैसे मैं शुरू में आश्चर्य करती थी कि 10 मिनट्स हो गया है तो मेरे पास तो कोई थॉट ही नहीं था, तो मैं बड़ी खुश होती थी। और इसके लिए मैं छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट करती थी कि मैं जब तक कि नहा के बाहर नहीं निकलूंगी मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। पर शुरू में तो क्या होता था, जैसे सोप जब तक के उठाओ तब तक के अपन स्लिप हो जाते थे अपने थॉट से, थॉट में चले जाते थे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक बहुत अच्छा ओशो कहते थे कि रिस्ट वॉच को पकड़ लो अपने सामने में, और बिल्कुल देखो कि कब तक के तुम उस एक थॉट को नहीं ला पा रहे हो। 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया, सारे एक्सपेरिमेंट करती थी मैं ओशो के। पहले तो 5-7 सेकंड के बाद थॉट आ जाते थे, फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़ते जाता है, और कहा जाता है कि 68 सेकंड तक के आपने थॉट को रोक लिए तो बहुत बहुत चेंजेस आप मिल आ जाएंगे। और 48 मिनट्स तक के अगर आपने थॉट नहीं किया तो आपको समाधि मिल जाएगी। वो बहुत लंबी चीज है।
चलिए ठीक है, तो ये ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स अगर आते हैं तो उसको एक एक्सपीरियंस, एक ऑब्स्टिकल के रूप में न देख के एक नॉर्मल चीज के रूप में देखिएगा, और बार बार ये क्वेश्चन अपने माइंड में मत लाइएगा। पेन इन बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। नारी शुद्धि का मैंने कल बताया था आप लोगों को संकल्प शक्ति के दिन, और इसके साथ ही जो हमारी कुंडली शक्ति होती है वो मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ जाती है। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मूलाधार की एनर्जी को झटका लगता है, तब भी उस जगह पे पेन होता है। और यदि आपके फियर के या और कोई इमोशन जो आपने स्टक करके रखे हैं, फियर, बहुत लोगों में जिनमें फियर होता है उनके कमर दर्द भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि आई एम नॉट सपोर्टेड, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं लोग, तो उनको भी कमर दर्द शुरू में हो सकता है। तो बहुत से रीजंस हैं, पर पेन इन बॉडी एक एक्सपीरियंस है, मतलब एक ऑब्स्टिकल है और चैलेंज है, आपको धीरे धीरे हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे ज़्यादा इसी से ही लोग लड़ते हैं, जूझते हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, अभी 2 दिन का गैप पड़ गया, कोई बात नहीं, अगले मंडे से हम पक्का करेंगे। कल कभी नहीं आता। पति सर बार बार कहते हैं आज करे सो अब करे, क्या है वो वाला कहावत, मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो आपका बॉडी है, फिर माइंड है, फिर जो इंटेलेक्ट है, इसको स्ट्रांग करिए। माइंड को हावी मत होने दीजिए। चाहे कितना भी आपको काम रहे, चाहे जितना भी आपका फेवरेट टीवी में प्रोग्राम आता हो, या आपका मन नहीं लग रहा हो, किसी भी तरीके से अपने आप को, मन को कंडीशन करिए। मुझे इस चीज से नहीं प्रॉब्लम हुआ था, पर मैं लोगों को देखती हूँ, मुझे तो पहले ही दिन से बहुत मजा आता था, पर पता नहीं क्यों लोग बोलते कि हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो चलिए, अपनी अपनी जर्नी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग को नींद आ जाती है। पहले भी जैसे मैंने बताया है कि जिनके पास एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, या जो बहुत काम करके थक जाते हैं, नेचुरली जब काम करके थकेंगे तभी भी एनर्जी लेवल कम रहेगा। तो जैसे हम रिलैक्स होते हैं, हमारा माइंड काम होता है, वो सीधा हमको नींद में ले जाता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को नींद की जरूरत है। वाकई हीलिंग के लिए नींद की जरूरत है, पर अगर आप ज्यादा हीलिंग चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस होके बैठना पड़ेगा। कई लोग जापानीज और बुद्धिस्ट लोग चाय पी के बैठते हैं। जैसे कभी आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है तो आप फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से, या थोड़ा अच्छा म्यूजिक वगैरह सुन के फिर आप बैठिए, तो नींद के प्रॉब्लम धीरे धीरे चले जाएंगे। और यदि आप कंटिन्यूएशन में भी करते रहेंगे ना 5-6 दिन, तभी भी आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकंसिस्टेंट, कई लोगों को लगता है कि आज हमने 20 मिनट कर लिया, कल हम आधा घंटा कर लेंगे, कल परसों तो मैं 1 घंटा कर लूंगी। तो ये नहीं है। आपका एक रेगुलर भी रहना चाहिए और एक कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कल मैं 2 घंटा बैठी तो आज भी 2 घंटा बैठूंगी। कई बार मैं 3 घंटा बैठती हूँ, कई बार 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा। तो वो यूनिवर्स और अपने माइंड के स्टेट पे रहता है। कभी मेरा 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट लग जाता है, तो मुझे लगता है हो गया, अब उठ जाना चाहिए, है ना। पर ऐसा कभी नहीं करिए कि एक दिन आप 1 घंटा बैठ रहे हैं, बाकी दिन आप अपनी एज से कम बैठ रहे हैं। एज के बराबर तो आपको मिनिमम बैठना ही है। और यदि आप रेगुलर और कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं अपनी एज के बराबर, तो आप अभी से ही ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बाद में छोड़ते हुए देखा है और उनकी निगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बराबर लगभग आधा घंटा बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट बना के रखिए, तो आपके ये भी चैलेंज खत्म चला जाएगा। कई लोगों को बार बार हमें फोन करके पूछते हैं कि मैडम हमारी तो हीलिंग नहीं हो रही, हमारा तो ब्लड प्रेशर नहीं नॉर्मल हो रहा है। तो देखिए, हीलिंग मुझे बहुत जल्दी हुई, क्योंकि मैंने बहुत डीप मेडिटेशन किया 2 घंटे डेली। दूसरा, मैं ओशो को सुनती थी, तो मेरा ध्यान और ज्ञान एक साथ चलता था। पर लोग कर रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं जूम सेशंस में, और या तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा उनका। और जितना आपका अंदर नाड़ी अशुद्ध रहेंगी, या जिसको मैं कहूंगी कि जितने आपके कर्मास रहेंगे, अगर ज्यादा लोड रहेगा तो आपको उस बीमारी को, उस सिचुएशन को निकालने में उतना ही टाइम लगेगा। पर लोगों के पास धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। मतलब उनको, अगर आज हो पोनो पोनो चालू करेंगे तो उनको लगता है कि 6वें दिन उनके घर के प्रॉब्लम्स दूर हो जाने चाहिए। अगर उन्होंने 1 महीने पहले से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो अभी तक ये बीपी ठीक हो जाना चाहिए।
तो ये हर सोल की जर्नी पर है, आपकी इंटेंसिटी पे है, आपकी त्वरा, आपकी प्यास पर है। तो कभी किसी से कंपेयर मत करिए कि उसका जल्दी हो गया। मेडिटेशन एक्सपीरियंस, फिजिकल बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को बताया कि जैसे आपका संसार खुलेगा, आपकी बॉडी का वेट आपको कम महसूस होगा, बहुत ही लाइट फील करेंगे। कई लोगों को बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, कोई भी कलर हो पर दिखते हैं। लोअर बैक में जो मैंने आप लोगों को कुंडलिनी के बारे में बताया, या हमारी फियर एनर्जी के कारण, या जो भी दूसरा रीजन होगा उसके कारण लोअर बैक में सबसे ज्यादा पेन होता है। तो आप अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा देर, तो थोड़ी देर बैठ के फिर थोड़ी देर लेट के करिए, या ऐसी चेयर कंफर्टेबल, जैसे मैं ये जो चेयर है वो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के लिए ही बनी हुई हैं, क्योंकि मुझे नर्व कंप्रेशन रहता था, तो मैं ऐसी ही चेयर में बैठती हूँ। तो ऐसे में बैठने में आपको ये चैलेंज नहीं आएगा आपके मेडिटेशन में। रोटेशनल सेंसेशन, ये मुझे सबसे ज्यादा होता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू किया, पहले मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन में क्या होता है कि आपके जो 7 चक्रास है, 7 चक्रास हमारे बॉडी में है, 5 चक्रास हमारे बॉडी के ऊपर है। तो ये जो 5 चक्रास हमारे बॉडी के हैं, जब वो खुलने लगते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस हैं, एक आदमी में 1 या 2 चक्रा थोड़ा एक्टिव रहता है, बाकी सब सुप्तावस्था मतलब डोरमेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कॉस्मिक एनर्जी जाती है और हमारे वो चक्रा खुलने लग जाते हैं, तो वो चक्रा जब खुलते हैं तो वो रोटेट करते हैं। तो जब मैं मेडिटेशन करने बैठती थी तो मुझे लगता था कि मेरे नीचे में कोई एक व्हील है, क्योंकि मैं कार चलाती हूँ तो मुझे मालूम है स्टीयरिंग व्हील को कैसे हम घुमाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे अंदर एक स्टीयरिंग व्हील घूमती है, कोई है जो उसको से खींच रहा है और कहीं पे अटक रहा है वो स्टीयरिंग व्हील। तो ये रोटेशनल एक्सपीरियंस मुझे बाद में मालूम चला ओशो के द्वारा कि हमारे चक्रा के मूवमेंट के द्वारा होते हैं। जैसे जैसे आपके चक्रा खुलते जाएंगे, आपको ये सेंसेशन, कई लोगों को होगा कि कोई चीज अंदर में घूम रही है, तो वो चक्र घूमते हैं। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहता है ये। बहुत लोगों को ईश्वर या अच्छी सीनरी, पहाड़, ऋषि मुनि, मतलब बहुत से विजन्स दिखते हैं, जिनको हम कहते हैं कि थर्ड आई जब एक्टिव हो जाती है तो उनको ये विजन दिखते हैं। कई लोग तो ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जिनका फर्स्ट डे थर्ड आई ओपन हो गया था और उन्होंने फर्स्ट डे देखा था। उस ऋषि से भी मैं मिल के आई हूँ। तो कई लोगों को दिखते हैं, 7 ईयर्स में मुझे कभी भी नहीं दिखे कोई भी। तो आप बिल्कुल, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। दिखने से हमारी डेवलपमेंट, हमारी इवोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इवोल्यूशन अपनी जगह है, थर्ड आई विजन अपनी जगह है। बॉडी टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये भी मुझे बहुत हुआ जब मैं स्टार्टिंग करती थी। कहा जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी निकलती है और हमारे कर्मास बर्न होते हैं। तो शुरू के महीने में मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं किसी और घर में रहती थी, इस घर में नहीं थी, वहां पे विंडो एसी थी। तो विंडो एसी को मैं 18 या 20 में रख कर उसके सामने मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आधे घंटे के बाद मेरी इतनी हीट पैदा होएगी कि मुझे तोड़ना पड़ेगा मेडिटेशन। इतनी गर्मी लगती थी। और अभी ऐसा होता है कि कभी बहुत ठंड लगती है और गर्मी तो नहीं लगती, परंतु हाँ, मेडिटेशन जो शुरुआत में जो बिगिनर्स लोग कर रहे हैं उनको या तो बहुत गर्मी लग सकती है या बहुत ठंड भी लग सकती है। तो इसके भी बहुत से रीजंस हैं, कर्मास बर्न भी है और आपका एस्ट्रल ट्रैवल भी है। आप अगर 20 दिन भी कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मास्टर आपको कोई ऐसी जगह एस्ट्रल ट्रैवल करके ले जाए जो हिमालयाज में हो, या जहाँ पे प्रियंका रहती है लंदन, वहाँ बर्फ गिर रही है तो आपको ठंड का एहसास होगा। और ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस, बहुत बार आपको मेडिटेशन में कोई घुंघरू की आवाज़ या किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मुझे भी हुआ है, सभी लोगों को होता है ये। डिवाइन फ्रेगनेंस, बहुत प्यारी खुशबू, और ऐसी डिवाइन खुशबू जो हम केवड़ा या किसी सैंडलवुड या किसी से भी हमको नहीं मिलती है, उससे कहीं उसके बियॉन्ड रहती है। और आप पहचान नहीं पाते कि वो फ्रेगनेंस क्या है। ये भी आपको मिलेगी। कहा जाता है ये अपनी ही सोल की खुशबू रहती है, या हमारे पास जब मास्टर्स आते हैं उनकी भी खुशबू कभी कभी हमको हम स्मेल करते हैं।
जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो कभी भी आप मत सोचा करिए कि आप अकेले रहते हैं, हमेशा आपके साथ एक मास्टर रहते हैं। हेडेक बहुत लोगों को होता है, आप लोग कई बार बोल चुके हैं, और मैंने जानबूझ के पीपीटी में वो लगाया है जो थर्ड आई को दिखा रहा है। कई लोगों को ये दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत पेन होगा, तो वो थर्ड आई एक्टिव होती है तब भी पेन होता है, या सर दर्द होता है तब भी होता है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट इट एंड फील इट एंड फॉरगेट इट। और चेंजिंग ब्रेथ पैटर्न्स, जैसे एक दो लोगों ने मुझसे और भी कहा है कि उनको लगता है कि मेरी सांस नहीं है, मतलब सांस नहीं चल रही है, एकदम सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है। वो इसलिए होता है कि जितना हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी सांसें बहुत छोटी होती जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती है कि शायद बॉडी को ऑक्सीजन भी क्योंकि हमको लंबी लंबी सांसें लेने की आदत है। तो शुरू में मेरे साथ भी ये होता था कि जब भी मैं बहुत डीप में जाती थी तो ऐसे जोर से सांस लेती थी, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट जाएगा, और जोर से माउथ से मैं सांस लेती थी। तो चेंजिंग ब्रेथ पैटर्न्स भी बिगिनर्स में सबसे ज्यादा होंगे। फिर जब आप एक बार मेडिटेशन करते जाएंगे और यूज टू हो जाएंगे तो फिर ये पैटर्न नहीं आता है। ये हमारे प्यारे गुरु हैं जिनके गाइडेंस में हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, 10:15 बज रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस पे ध्यान देंगे। और माही जी अब आपको ड्रीम बोर्ड सिखाएंगी, और स्वरा स्वरा हैं कि चली गई हैं? हाँ, स्वरा आज गाना सुनाएंगी। और मैं तो सिर्फ इतना बोली ना स्वरा, सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि मुझे तुमसे गाना सुनना था। मुझे माही से ड्रीम बोर्ड बाद में सीखना है, पहले तुमसे गाना। पर क्या करें माही, पहले ड्रीम बोर्ड। ओ, तुम लेट ज्वाइन हुए ना, एक मिनट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अगर वो स्वरा सो जाएगी तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। स्वरा बोलो बेटा, क्या करें पहले? दूसरे लोग भी लीव न कर देना। वो गुप्ता जी नहीं आए हैं क्या, जिनके बच्चे हैं? बिल्कुल रेगुलर नहीं है उन लोग। नहीं है शायद आज। चलो ठीक है, तुम आए हैं वो वीडियो ऑन करके दिखा रही हैं। तो पहले माही तुम बता दो बेटा, मैं तुमको कोहोस्ट बना रही हूँ, तुम ले, हाँ बन गया। नहीं, मैं पहले ही था आंटी, पहले से ही था। आप बना चुके थे शुरुआत में ही। अच्छा, हाँ। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा टाइम आज नहीं लूंगी, बट क्योंकि हमको बच्चों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, 2 लाइन पहले मैं बताऊंगी। हाँ, और ये सबसे पहले ये जो जितना भी कंटेंट है मैंने परन से सीखा है, और परन आंटी की बेटी है, और मेरी बचपन की मेरी सिस्टर है वो। मतलब जब हम लोग क्लास 5th 6th में थे तब से हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे, और फिर उसके बाद आंटी लोग 12th के बाद शायद आप शिफ्ट हुए थे रायपुर। तो हम लोग बहुत सालों साथ में रहे हैं, और हमारा बहुत ही पता नहीं इतने सालों बाद हम मिले हैं तो कुछ पर्पस है मिलने का। और ऑफ कोर्स आंटी ने तो मुझे मेडिटेशन में जो लाया है वो ही, इससे बड़े लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में अभी तक नहीं हुआ। तो ये सारा कंटेंट परन बहुत पेरेंटिंग के बारे में पढ़ चुकी है, और बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स ले चुकी है। हमारे ध्यान छत्तीसगढ़ में भी ले चुकी है, पहले रात के सेशंस होते थे उसमें भी ले चुकी है। बट आज किसी कारणवश वो बिजी है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं 10 मिनट बता दूंगी, पर वो उससे अच्छा शायद ना बता पाऊं। बट मैं बिल्कुल नहीं माही, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, है ना। पर मैंने क्योंकि अपने बेबी के लिए किया है तो मैं वो बहुत अच्छे से बता पाऊंगी कि मैंने क्या किया और क्या ऑब्जर्व किया है। स्वरा तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगी सारे पेरेंट्स को, भले वो टीनेजर्स के हों या छोटे बच्चों के, कि हम बात करते हैं आज के टाइम पे माइंडफुल पेरेंटिंग की। माइंडफुल चिल्ड्रनिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो माइंडफुल पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को ठीक होना है, ना ठीक होना इज नॉट द राइट सेंटेंस, बट पेरेंट्स को अपने आप को माइंडफुल बनाना है या अवेयर होना है
या आज के जो बच्चे हैं 2012 के बाद, हमें मेडिटेशन में ही सिखाया गया है और आंटी ने बताया 2012 के बाद जितने भी बच्चे हैं अभी क्रिस्टल चाइल्ड हैं, जो भी 2012 के बाद जिन्होंने बर्थ लिया है, तो उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ही डिफरेंट लेवल की है, जो हमारी थी उससे कई गुना ज्यादा है। तो स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं 2012 के बाद उन्होंने बर्थ लिया है, आप लोग तो बिल्कुल ऑन टोज खड़े रहिए और आपको बहुत ज्यादा चीजों के साथ कोप अप करना पड़ेगा। और मैं अभी से ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसके साथ कोप अप करूँ अपनी बेटी के साथ, एंड मुझे लगता है मेडिटेशन मेरी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है इस चीज में। तो मैं ये बोल रही थी कि पेरेंटिंग हमको सीखनी है, चिल्ड्रनिंग नहीं। चिल्ड्रनिंग जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। तो बच्चों को ठीक नहीं होना है, बच्चों को चीजों को नहीं समझना है, पेरेंट्स को समझना है। पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखनी है कि बच्चों के साथ उनको कैसे रहना है। तो इसीलिए हम माइंडफुल पेरेंटिंग बोलते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि नाउ मोमेंट में, अवेयरनेस में, जितने अवेयरनेस से हम काम करेंगे, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको और ज्यादा अवेयरनेस के बारे में समझ आता है कि हमको अवेयर किस किस तरीकों से होना है। जैसे हमने थॉट्स के बारे में हम अवेयर हुए, इमोशंस के बारे में हुए, एक्शंस के बारे में हुए, तो ऐसे ही हमें अपनी पेरेंटिंग के बारे में, हमें अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको अवेयर होना है। तो उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट है ड्रीम बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रीम बोर्ड में होता क्या है। दिख रहा है आंटी? हाँ अभी दिख रहा है। ये भी स्लाइड परन की ही है और इतनी अट्रैक्टिव है कि यही मैंने सोचा शेयर करने की। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बनाती। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये बताया गया सबसे पहले कि ड्रीम बोर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, हमको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड। हम ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड का सेशन ले चुके हैं, तो हमको पता है कि हमको ग्रैटिट्यूड किस किस चीज के लिए करना है। तो हम तो ये सीख रहे हैं, तो अब हमको अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो हर एक चीज के लिए शुरू से, जब से, मैं ये भी बोलूंगी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो कंसीव भी करने वाले हैं, उनको आप अभी से बोलिए कि वो ये सब चीजें सीखें, क्योंकि अगर वो कंसीव भी कर चुकी हैं और बेबी का बर्थ होने वाला है कुछ टाइम बाद, अगर उनमें वो फीलिंग होगी तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आएगी। तो ग्रैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी। एफर्मेशंस के बारे में मैं आपको एक दूसरा विंडो है उसमें बताऊंगी कि एफर्मेशंस बच्चों के लिए हमको क्या रखने चाहिए। पिक्चर्स फॉर इमोशंस। पिक्चर्स फॉर इमोशंस मतलब कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे एक रॉक स्टार का पिक्चर है। तो जैसे ये रॉक स्टार का पिक्चर है तो इससे एक इमोशन डिपिक्ट होता है, वो है कॉन्फिडेंस का। तो आपको इस तरीके के पिक्चर्स लगाने हैं जिससे कि आपके बच्चे में वो उसको देख के आपको उसको कॉन्फिडेंस के बारे में बताना है कि वो एक बहुत ही स्टेज में परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो एक स्किल जानता है, वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसी तरीके से एक ऐसा बोलते हैं कि जो ग्रीन कलर होता है वो हीलिंग का कलर होता है। तो और ग्रीन कलर हमारे नेचर का भी होता है। तो हमको ये ट्राई करना है। यूजुअली हम ये तो नहीं कर सकते कि अब बच्चों का रूम ग्रीन कलर से करवाएं क्योंकि वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट ग्रीन कलर के कुछ बेडशीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गए, या फिर कुछ टॉयज हो गए, तो अगर आप ग्रीन कलर बच्चों के पास रखेंगी, कितना भी छोटा बच्चा हो, डज नॉट मैटर, वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा। बिकॉज जो बच्चे छोटे होते हैं वो तो दे आर प्योर गॉड्स, और वो उस स्टेट से अभी आए हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेचर से कनेक्शन का क्या मतलब है, मेडिटेशन का क्या मतलब है, वो सब जानते हैं, बट वो हर चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप ग्रीन कलर के टॉयज या बेडशीट्स या पिलो कवर्स उनके आसपास रखेंगे तो वो बहुत मतलब उनका मूड बहुत एलिवेटेड रहेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं ड्रीम बोर्ड में।
फिर हम करते हैं लेजेंडरीज की बात। लेजेंडरीज जैसे कि इसमें है मदर टेरेसा और आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये लेजेंडरीज जिन्होंने अपनी फील्ड में एक पिनाकल रीच किया है और वो दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड, इस तरीके की पिक्चर्स लगा सकते हैं आप। उसके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। और अब अगर छोटा है बच्चा तो आप उसके हिसाब से अपना खुद भी सोच के कुछ और भी लगा सकते हैं। माइलस्टोन्स की मतलब जैसे कि उसमें ये एग्जांपल था कि अगर माइलस्टोन्स मतलब हम जानते हैं कि लाइफ के स्टेजेस, तो हमने लाइफ में जो अचीव किया है, कि जैसे कि बच्चा पहली बार कब चला, या वो बेबी पहली बार कब उसने बोला, या उसने उसका अन्न प्राशन जैसे बोलते हैं, जो अनाज खिलाते हैं हम बच्चे को पहली बार, वो कब हुआ था। तो जब वो सब चीजें आप गैदर करके रखते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है और उसको देखता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझे इतने प्यार से पाला गया, पोसा गया, और मेरे बारे में लोग, ये मेरे पेरेंट्स कितनी चिंता करते हैं, उन्होंने कितनी इंफॉर्मेशन रखी हुई है यहाँ पे। तो ये माइलस्टोन्स आप रख सकते हैं। और माइलस्टोन्स में मैं आपको एक टीनेजर्स के लिए स्पेशली ये बताऊंगी, जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, कि अगर आप फ्रेंडली पेरेंट हैं तो आपको आपके बच्चे बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो अभी टीनेजर्स हैं। और अगर आप फ्रेंडली नहीं है, या वो आपसे डरते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो मैं ना बोलूं तो ज्यादा ही अच्छा है, तो उन लोगों के लिए आप अगर उनमें ड्रीम बोर्ड की आदत होती, हम बचपन से उनको रखते, या अभी भी आप उनको ये आइडिया दे सकते हैं कि ये ड्रीम बोर्ड बनाओ, तो उनका मूड क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि माइलस्टोन्स में वो ऐसी चीजें लगाएंगे जिसके वो व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, तो वो इस तरीके की पिक्चर्स लगाएंगे, या कुछ लिखेंगे, या कुछ कोट्स लिखेंगे। तो इस तरीके से माइलस्टोन्स में आप, ये टीनेजर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है और बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो उनको ये चीज करना चाहिए, जिससे कि उनको बच्चों से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी या पूछना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए बच्चे बहुत इरिटेटेड भी फील करते हैं कि कि मुझसे क्यों इतना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे नहीं आंसर देना। तो उस चीज को आप अगर वो अडॉप्ट कर सके तो नथिंग लाइक इट। स्मॉल ड्रीम्स आर प्रेशियस, इसका मतलब कि जैसे कि छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि कल उनको आपने प्रॉमिस किया है कि मैं एक जू ले जाऊंगा, तो एक छोटा सा कोई भी जू की पिक्चर या कुछ एनिमल्स की पिक्चर आप अपने प्रिंटर से निकाल के और ड्रीम बोर्ड पे लगा सकते कि कल हम जाने वाले हैं। तो उसके लिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड होगा कि हाँ भाई, कल मुझे मम्मी जू लेके जाएगी, या मेरे लिए कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बेसिकली इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो अपने अपने आप को एक्सप्रेस करें सबसे ज्यादा, और उनमें ये सारी हैबिट्स को आप इनकॉर्पोरेट करें, ग्रैटिट्यूड की, एफर्मेशंस की, और पीपल दे कैन लुक अप टू लाइक लेजेंडरीज और ये सब चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एफर्मेशंस के बारे में। तो एफर्मेशंस बच्चों के लिए दिख रहा है क्या? नहीं, एक मिनट। एफर्मेशन हर एक को अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि उसको क्या चाहिए, क्या उसके में वीकनेस है, वैसा। हाँ, बट जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और जैसे हम अपने लिए भी अभी एफर्मेशंस बना रहे हैं, आप इसकी फोटो क्लिक करके रख लीजिए, और इसमें से आपको जो भी यूजफुल लगता है आप उसको अपने ड्रीम बोर्ड में बेबी के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें आई कैन डू हार्ड थिंग्स और ये सब लिखा है, तो मतलब आप, जैसे मैंने बनाया तो मैंने अपनी बेटी का नाम लिख के लिखा है। तो सबसे पहले आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं जब छोटे होते हैं बच्चे, 1 साल 2 साल के, 1.5 साल के, या 6 महीने के। तो आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग, उसका नाम लिखे। आई एम स्मार्ट, आई एम केपेबल, आई लव टू लर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चूज टू बी हैप्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई बिलीव इन मी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम स्पेशल, आई स्टे काम, और आई डू बेस्ट इन माई वर्क्स एंड टास्क। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, I learn from my challenges. I'm a good influence on others. I have talents. I am becoming better every day.
और इसमें नीचे भी कुछ कुछ चीजें लिखी है। आई मैनेज माई टाइम वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए जो ग्रोइंग एज में है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक, मतलब शादी तक या शादी के बाद तक इस चीज में बहुत पीछे रहते थे कि टाइम को कैसे मैनेज करें, और जब इतना सारा काम आ गया, जब बीबी भी हो गया, तो लगता था भगवान ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है ये चीज आप बच्चे को बचपन से सिखाइए, दैट आई मैनेज, ये एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मैनेज माई टाइम वेल, आई नो दैट आई एम इनफ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई एम क्रिएटिव, आई एम अ गुड लिसनर। लिसनर बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम अ गुड लिसनर भी आप जरूर लिखिए। हमको पता है बुद्धा के कान इतने बड़े थे क्योंकि वो सुनते कितना अच्छा थे, तो हम बुद्ध तो नहीं बना सकते, बट एटलीस्ट अ गुड लिसनर, वो आपकी बात तो इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि आप कभी उसको वो एनर्जी ही नहीं दे रहे हैं, दैट आई एम अ गुड लिसनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने आपको एफर्मेशन बता दी, इसकी फोटो मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी अगर या किसी को अलग से चाहिए। अब मैं अपना ड्रीम बोर्ड दिखाती हूँ, जो कि मैंने बहुत क्रिएटिव नहीं बनाया है, बस मैंने एफर्मेशन ज्यादा लिखे हैं अपने। हाँ बाबू, ब्रोकली, हाँ आ रही हूँ मैं। शिवानिया रोज पढ़ती है एफर्मेशन? मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं इसको एडिट करने गई थी, मेरे को कुछ कुछ चीजें इसमें लिखनी थी, तो मैं गई तो वो भी अपने कलर्स लेके आ गई और वो नीचे नीचे लिखने लगी और बोलती है मम्मी आई एम ब्रेव। मैंने बोला हाँ हाँ मुझको पता, यू आर ब्रेव। तो ये मैंने शिवान्या के लिए लिखा है। वो पूरे दिन भर बोलती है, मैंने उसको हफ्ता 10-15 दिन शायद आदत डलवाई बोलने की, और उसके बाद फिर वो खुद बोलने लगी है, मतलब अपने आप से बोलती रहती है सबको, मतलब जैसे मम्मी से मिलेगी, मेरी मम्मी से, तो बोलेगी नानी आई एम ब्रेव, और मामी से मिलेगी तो बोलेगी मामी आई एम स्ट्रॉन्ग, और आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। तो देखो, ये मैंने शिवान्या के लिए बनाया है। इसको इसको ही कहते हैं माही स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। यस यस। बहुत क्यूट है इनकी बेटी। ये देखो कितनी छोटी प्यारी एंजल। स्वरा तुम देख रहे हो प्रणाम। छोटी प्रणाम सी एंजल नानी। को? नानी प्रणाम। हाय शिवान्या। प्रणाम। ऐसे प्रणाम प्रणाम बच्चा। बोलती हो तुम? और सबसे ज्यादा मैंने लिखा है कि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज को देती हूँ दैट शिवान्या इज अ ब्रेव गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शिवान्या इज केपेबल। अच्छा ये मैंने ऐड किया है, शिवान्या मेडिटेट्स अप्रोप्रिएटली एवरी डे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 5 इयर्स से वो मेडिटेशन स्टार्ट कर दे। वो तो अभी भी करती है, शी सिट्स इन दैट पोज, वो मेडिटेशन वाला पोज देख चुकी है हमारा, मेरा और मम्मी का। हाँ मैं ब्रोकली खा लूंगी। और फिर देखती है और वो अपने आप से बैठ जाती है। हाँ, और फिर शिवान्या loves to learn, शिवान्या कैन डू हार्ड थिंग्स और chooses to be happy। खा लिया मैंने, फिनिश हो गया, थैंक यू। शिवान्या इज ब्लिसफुल एंड ब्लेस्ड चाइल्ड, ब्लिसफुल। और मैंने ये वाला एक ऐड किया है, शिवान्या इज कनेक्टेड टू हर हायर सेल्फ एंड द यूनिवर्स। ठीक है ना आंटी? है बिल्कुल ठीक है। और शिवान्या इज काइंड टू अदर्स, शिवान्या इज अ गुड लिसनर, और शिवान्या इज करेजियस एंड रिस्पेक्टफुल, शी बिलीव्स इन पॉजिटिव। कोई बात नहीं। शिवान्या लर्न्स फ्रॉम चैलेंजेस हो गया, शिवान्या इज थैंकफुल, शी लव्स हर लाइफ एंड शी मैनेजेस हर टाइम वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स यही 3 चीजें थी, 3 स्लाइड्स थे जो मेरे को आपके साथ शेयर करने थे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू। हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी जो मैंने आज शेयर किया या माही ने शेयर किया, क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी पूछिए, क्योंकि स्वरा से हमको गाना भी सुनना है। और जो इन्होंने एफर्मेशन बताए थे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे में जो कमी है उस चीज का ऑपोजिट, जैसे कोई बच्चा बहुत डरता है तो ब्रेव हुआ, अगर उसके में बिल्कुल बहुत शाय नेचर का है तो कॉन्फिडेंट, ऐसा उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाला वर्ड उसके लिए लिखिएगा। तो हर बच्चे की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। गूगल से आप कॉपी पेस्ट मत करिए, आप अपने बच्चे की क्वालिटीज देखिए, उसके हिसाब से आप एफर्मेशन बनाना। जैसे मेरे ग्रैंडसन का बना हुआ है, मैं याद नहीं है मुझे क्या क्या बनी है, परंतु हाँ ये है कि
वो डरता है नए खिलौनों से, तो उसको ब्रेव करके काफी बार बोलते हैं। तो थैंक यू माही, थैंक यू, लव यू बेटा, बहुत अच्छा बताया तुमने। थैंक और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम शिवानिया को इस तरीके से पाल रहे हो कि वो आगे चल के बहुत अच्छी लाइफ जिएगी। तो फ्रेंड्स, किसी को क्वेश्चन हो माही से, मुझसे, तो फटाफट आप पूछिए, टाइम हो रहा है। ड्रीम बोर्ड से भी रिलेटेड ना हो, कुछ और से। आज मैंने एक्सपीरियंस और चैलेंजेस इसलिए दिखाया ताकि वो वाले क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि हम लोग भी वही वही आंसर देते हुए बोर हो गए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और यूनिक क्वालिटी बताना चाहती हूँ बच्चों में, मतलब जो मेरे बच्चे में है, जो मैंने देखी, और मुझे लगता है कि शायद और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनमें होगी, कि अगर हमारे घर में कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो या मैं और मेरी मम्मी, जैसे हम, मतलब मैं तो मम्मी को अपनी फ्रेंड समझती हूँ, तो मैं तो पूरे दिन में लड़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ बात पे। अब लड़ना कम हो गया मेडिटेशन से, बट कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाती है। बट अगर पहली बात तो जैसे कोई चिल्ला रहा है, जैसे मैं, मम्मी ने मेरे पर चिल्लाया, मैंने मम्मी के ऊपर चिल्लाया, वो उसको 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं करेगी, और वो उतने वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम में बोलेगी जितना उन्होंने चिल्लाया होगा मेरे पे। और सब दूसरी बात कि वो मम्मी का साइड कभी नहीं लेगी, कोई भी मेरे से आर्गुमेंट कर रहा हो, अब वो मेरा ब्रदर हो या मेरी मम्मी, या ब्रदर से ही ज्यादा होती है, पापा से तो इतनी मैं करती नहीं। तो हम दोनों, कभी भी कोई मुझे नहीं बोल सकता। शी इज सो पोजेसिव अबाउट मी कि मुझे, मेरे ऊपर कोई नहीं चिल्ला सकता। अगर कोई चिल्ला रहा हो तो वो उसी के ऊपर चिल्लाएगी, और मैंने उसको बिल्कुल नहीं सिखाया ऐसा कभी भी। और वो पता नहीं क्यों वो चिल्लाती है, तो हम सब चुप हो जाते हैं और हंसने लगते हैं कि देखो हम लोग कितना गलत काम कर रहे हैं, और एक छोटा बच्चा हमको बता रहा है और सिखा रहा है कि तुम लोग इस वॉल्यूम में एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं। मेडिटेशन करने के बाद भी अगर हम इस वॉल्यूम में एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या मतलब है उस चीज का। तो ये सब चीजों, मतलब हम नहीं सिखा सकते बच्चों को, बच्चे हमें सिखा रहे हैं हर चीज। अगर जैसे पहले पहले मेरी चिल्लाने की बहुत ज्यादा आदत थी, मैं पहले चिल्लाती थी बहुत, अब भी कम, मतलब कम, बहुत कम हो गया है, पर अभी भी कभी कभी हो जाता है। तो वो आंटी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उसको भी डांटती हूँ चिल्ला के, तो वो मेरे को उससे डबल वॉल्यूम में डांटती है। और मैं उसको सच में अभी लेटली 1 महीने में ना मैं एकदम शांत हो गई। मतलब मेरे को लगता है कि ये लड़की मेरे पास ये छुड़ाने के लिए आई है, पक्का है ये। मतलब ये, मैं इस चीज को भूल जाऊंगी, मेरा ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसको देख लिया ना चिल्लाते हुए, तो मुझे एकदम से लगता है कि बाप रे, मैं क्यों ये चीज उसको सिखा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल, ये वाली आदत मेरी बिल्कुल चली जाएगी हमेशा हमेशा के। तो हर चीज बच्चे हमको सिखाते हैं, और हमको सीखना चाहिए और मैसेजेस लेने चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि माही आज किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब बच्चे अच्छे से समझ गए हैं। और स्वरा, तुमने समझ लिया बेटा ड्रीम बोर्ड? हाँ, अब कल परसों तुम बनाना और मेरे को बताना और माही को दिखाना, फिर माही दीदी और थोड़ा सा करेक्शन करके दे देगी आपको यदि कुछ हुआ तो, है ना। और माही का नंबर तुम्हारी मम्मा को मैं सेंड कर दूंगी, यदि और कोई डाउट होगा तो मम्मा पूछ लेगी तुम्हारा। क्योंकि बेटा ड्रीम बोर्ड मैंने तो अपने बच्चों के लिए बनाया नहीं, तो मैं तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ सिवाय थोड़े बहुत एफर्मेशन के। तो फ्रेंड्स, अनंत, किसी को कोई हाँ, क्वेश्चन अनंत नहीं साई है? गुप्ता जी ने लिखा है अनम्यूट करने के लिए, अच्छा, और साक्षी नागदेव जी ने भी लिखा है, तो मैंने इनको किया आप है। लोग हैंड रेज नहीं कर सक पा रहे हैं क्या आज इसमें? नहीं, नो मैम, बोलो। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते। मेरे को मेडिटेशन में 10 मिनट करता हूँ, बट कोई मेरे साथ नहीं होता तो मैं कर नहीं पाता। और मेरे को स्ट्रांग बनना है, तो मेरे को कितनी देर मेडिटेशन करना पड़ेगा? तुम अभी कितने आप इयर्स के हो? 10, 9, 15 मिनट्स करो ना तुम। ओके। 15 मिनट। बताओ। गुस्सा आता है किसी छोटी छोटी चीजों पे। हाँ, तो वो सब चला जाएगा बेटा, सब चला जाएगा, ठीक है। और अगर और टाइम मिल जाएगा ना तो 15 मिनट्स 2 टाइम्स बैठना, फिर देखना क्लास में फर्स्ट भी आओगे और गुस्सा तुरंत चला जाएगा। और आज के बाद कभी नहीं बोलना कि गुस्सा आता है ना। ओके। बोलना मैं तो बहुत शांत बच्चा हूँ, मैं तो बहुत ही पीसफुल बच्चा हूँ, ऐसा बोलना।
और आपकी मम्मी को भी मैं बोल रही हूँ ना, पूरे टाइम उसको बोलना ऐसा ही, है ना। ओके, थैंक यू। कल Thank आप लोग ड्रीम बोर्ड बनाना या परसों बना के माही दीदी को दिखाना। मैं कल नहीं आऊंगी बेटा, माही दीदी को दिखा देना या परसों। हाँ साक्षी बेटा, हाय दिखो, हाय। मम्मा ने ड्रीम बोर्ड बनाए। Wow. तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैं हाय, आप नमस्ते। आते हैं क्या सेशन में? जी मैं तो 15 आप डेज लोग हुए। बात ही नहीं करते हो यार आप लोग। मैं 15 डेज से आ रही हूँ मैम, मैं बहुत पहले से नहीं आ रही हूँ। तो 15 लगता डेज है से ही पहले, ऑलमोस्ट चालू हुआ है, बहुत पहले से नहीं हुआ है। हाँ तो लगता है पहले पूरी अच्छी तरीके से सुन लूँ पहले मैं, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा। बोलती नहीं हूँ मैं। देखिए मैं तो कई लोगों को जानती तक के नहीं हूँ, मुझे जब मैसेज मिलते हैं तब मैं उसको देखती हूँ कि वो मेरे कौन से ग्रुप में कॉमन है, तब पता चलता है वो जर्नी विद इन में कॉमन है। तो प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करके बात करा करिए ताकि हम लोग भी आप जी लोगों को देख पाए। तो ये कब बनाया आपने? अभी बनाया जब सुना तो? ये मैंने हाँ अभी बनाया, 4 to 5 डेज हुआ है मैंने बनाया है। तो डेली नाइट में मैं अपनी बेटी को ये हम दोनों साथ में बोल के और इसको मेडिटेशन करवा के फिर सुलाते हैं मैं। तो बहुत जस्ट ये बढ़िया। आपसे कुछ बोलना चाहती है। हाँ बोलो बेटा थैंक यू, साक्षी। आपका बहुत थैंक यू। इसका थैंक नाम यू। प्रीति है मैम। अच्छा साक्षी तुम्हारा नाम है? प्रीति तुम तो बहुत स्वीट हो। हमारे ग्रुप पे 2 एंजल्स हैं, एक स्वरा और एक तुम, मुझे मालूम ही नहीं था उधर भी है। मुझे उसका नाम नहीं मालूम। शिवानी। बहुत प्यारे हो। थैंक यू। कितने साल के हो तुम? मैं 8 इयर्स की हूँ। आप मेडिटेशन कर रहे हो? बाप रे, कितनी ब्लेस्ड सोल हो आप तो। थैंक यू। आप भी सही सीखा मेडिटेशन। माय गॉड, सो क्या बोलूं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे। बहुत प्यारे हो तुम बेटा। तुम ये एफर्मेशन रोज बोलते हो? यस। कितने बार बोलते हो? मैं ये वाले वर्ड्स 5 टाइम्स बोलती हूँ। और चलते फिरते ना ऐसे बोला करो, पानी पीते हुए, घूमते फिरते हुए भी, है ना। खूब बार बोला करो। जितने बार बोलोगे ना उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाएगा, मतलब सही में होने लग जाएगी वैसे ही प्रीति। ठीक है, चल, लव यू बेटा, लव यू। लव यू टू। गुप्ता जी, आपकी बेटी का नाम क्या है? मानवी साई। मानवी साई। मानवी। मानवी, आप भी एंजल हो बेटा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। स्वरा, प्रीति एंड मानवी। मानवी। यस, 3 एंजल्स हैं हमारे इधर पे। बाप रे, माय गॉड, सो थैंकफुल टू यूनिवर्स, कितने प्यारे प्यारे दिए। आप इनके लिए बनाइए मैम, है ना। और मैं माही का नंबर डाल दूंगी ग्रुप में, तो अगर ड्रीम बोर्ड से रिलेटेड कोई भी होगा तो उनको फोन करिएगा। उनकी भी बेबी छोटी है, काम बहुत रहता है, वो जॉब भी करती हैं, तो इसी से रिलेटेड आप तब फोन करिएगा। बोलो। मानवी। मानवी बोलो, बताओ आप कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ नेशनल स्टेज पे। नेशनल स्टेट डांस चैंपियनशिप में चंडीगढ़। अरे माय गॉड, इतनी छोटी हो के बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली करना, है ना। थैंक यू। हाँ, पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है, जीतना हारना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आप उसके माइंड में मत डालिएगा कि जीत के ही आए, नहीं, हमने नहीं डाला। है ना। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है बेटा। मानवी, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वहां से आके ना हमको भी डांस दिखाना। आप कब आओगे वापस? ये 5 को 6 का है इसका कंपटीशन, ये 7 को आएंगे। नहीं इस सेशन का लास्ट डे 31 जनवरी है, उसके बाद नहीं होगा सेशन, तो उसके पहले ही दिखा देना बेटा। आज हम स्वरा से गाना सुनेंगे। कल तो आंटी नहीं आएगी, परसों मैं आऊंगी ना जब, तो तुमसे डांस देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर करके दिखाना मानवी। फिर क्या हम लोग भी ना सीखेंगे ना थोड़ा सा बेटा। आंटी को बिल्कुल डांस करना नहीं आता है। थैंक यू। हाँ स्वरा, अनम्यूट करो बेटा।
वो कितनी एक्साइटेड है, शुरू में ही माही बोली मुझे गाना सुनाना है। ओ माय गॉड, एक मिनट मुझे स्पीकर व्यू करने दो ताकि मैं देखूं। हाँ दिखाओ। ओ ये तुम्हारी राइटिंग है? हाँ। बहुत सुंदर है तुम्हारी राइटिंग। अफर्मेशन, वो रोज अफर्मेशन रात में लिखकर सोती है। नहीं रीना जी, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे बेटे की भी थी बहुत अच्छी, इसकी भी Thank you. बहुत प्यारी है। तुम ड्राइंग करते हो बेटा स्वरा? हाँ। हाँ, तभी जो ड्राइंग करते हैं ना उनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है। मैं भी करती हूँ ड्राइंग और पेंटिंग, मैं किसी दिन दिखाऊंगी अपनी पेंटिंग्स, ठीक है? चलो अब तुम अच्छा वाला एक गाना सुनाओ, उसके बाद ही, अरे वाह, आप लोग ना प्लीज उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना, है ना? कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा इस समय, नहीं तो मैं कल पेनाल्टी लगाने वाली हूँ सबको, जो मीटिंग लीव करेगा मैं सबका नोट करके रख रही हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ, पर उसका कैमरा ठीक करो ना, इतनी प्यारी बच्ची का कैमरा ठीक कर दो। Yes.
बहुत बहुत प्यारा। मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ और सभी लोग अपने को अनम्यूट करके जोरदार ताली बजाओ हमारी प्यारी स्वरा के लिए। बहुत बहुत अच्छा, लवली लवली। क्या बहुत बोलते सुंदर हैं? बेटा, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्वरा, ब्यूटीफुल बहुत डिवाइन सुंदर, डिवाइन। इसका गाना वाह सुन बेटा, के मुझे मेरी बेटी थैंक यू याद मैम, आ गई। थैंक यू। वेरी गुड, ये- बहुत सुंदर। इसका गाना सुन के मेरी बेटी याद आ गई मुझे। मेरी बेटी भी ऐसी क्लासिकल सिंगर है। स्वरा तुम बहुत अच्छा गाते हो बेटा, मेरे को ट्यूशन दोगे क्या? मुझे गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता है। आवाज भी सुनना आता बहुत है। सुंदर है, बहुत सुंदर पतला आवाज है एकदम। बहुत प्यारा। जबकि 8 साल की है ना रीना जी? ये 9 साल 9 बैठा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। स्वरा, we all love you very very much। यस यस, और स्वरा जो तुमने गाना गाया ना, वाकई हम ऐसा जहां बनाएंगे, सबको मेडिटेशन सिखा के इतना मेडिटेशन सिखाएंगे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब हील्ड होंगे, सब हेल्दी रहेंगे, सब खुश रहेंगे, है ना? और माही दीदी भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं, इनसे भी एक दिन सुनेंगे, है ना? तो रीना जी थैंक यू वेरी मच। आप गाएंगी? नहीं मैम, आप लोग सुनाइए माहिर। नहीं माही नहीं, माही घर की है, उसको हम कभी भी सुन लेंगे। आज नहीं। ओके मैम। क्योंकि मैंने कहा था कि रीना को भी हम सुनेंगे। मैम क्लासिकल सुनाओ, प्रेयर से प्रेयर सुनाओ। जो सुनाओ डियर, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। ओके मैम। एकदम पूरा एक्सपर्ट है। देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा चैट में लिखा हुआ है, सब दीदी लोगों ने स्वरा तुम्हारे लिए लिखा है। करके यहाँ देखा हूँ। शरण में हर पल हम सब को अब रखना, शरण में हर पल हम सब को अब रखना, हम सच की राह पर हो कितना देगा? सब कुछ तेरा है जाने, ओ कुदरत के नियम माने, सब कुछ तेरा है जाने, शांति जगत में लाए, शांति जगत में लाए, ऐसी दया तू करना, शरण में हर पल ऐसी समझ दो हमको, हो ऐसी समझ दो हमको, हर कर्म होश में हो, ऐसी समझ दो हमको, हर कर्म होश में हो, निर्मल
जीने की राह दिखाना, अपनी शरण में हर पल हम सब को अब तू रखना, हम सच की राह पर हो ऐसी दया करना, अपनी शरण में हर पल सेवा श्रवण भजन हो नित ज्ञान और मनन हो, सेवा श्रवण भजन हो नित ज्ञान और मनन हो, आनंद मोल प्रेम से, आनंद मोल प्रेम से, जीने की राह दिखाना, अपनी शरण में हर पल हम सब को अब तू रखना, हम सच की राह पर हो ऐसी दया करना, अपनी शरण में हर पल, शरण में हर पल, शरण में हर बहुत बहुत, अरे अनम्यूट करके क्लैप करो भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रीना जी, मुझे ABCD नहीं आता है गाने का, पर जो कानों को अच्छे लगते हैं उतनी पहचान है मेरे को। बहुत प्यारा गाती हैं आप। थैंक यू मैम। और बजाती भी हैं आप। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताऊं, वो इतनी प्यारी सोल है ये रीना जी कि अपने कॉलोनी के बच्चों को फ्री में वो सिखाती हैं म्यूजिक। तो क्लैप फॉर हर, थैंक यू मैम। उनके सर्विस के लिए। क्योंकि देखिए, सर्विस का मतलब हम ध्यान सिखाना ही नहीं बोलते हैं, सेवा वो भी होती है जब आप किसी को कोई अच्छा गुण देते हैं। तो जब इन्होंने मुझे बताया था कि मैं फ्री में सिखाती हूँ, तो मेरा दिल बहुत बहुत खुशी से झूम उठा था कि ऐसे लोग भी हैं कि लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, फ्री में लोगों को दे रहे हैं। तो थैंक यू रीना जी, बहुत ही। और प्लीज आप चैट बॉक्स पढ़िएगा, आपके और आपकी बेटी के लिए बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं। और स्वरा, तुम तो स्टार हो बेटा, तुम तो हो, मेरे को तो तुम्ही से सीखना है गाना बस। 1 फरवरी से। हाँ मैम, जब मैं फ्री सिखाती हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जब आपका वेबिनार फ्री देखा ना तो मुझे लगा मैं गलत नहीं हूँ। आप लोग सब इतने दिन से स्पेशल 3-3 घंटे टाइम देते हो, और वेबिनार दिखाना मीन्स नहीं, लेकिन आप कितने घंटे से इसके बारे में प्लान किया होगा, कितना कुछ किया होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं सही जगह जा रही हूँ मतलब। बिल्कुल जा रहे हो रीना जी। जब आप किसी को प्यार से कोई चीज देते हो ना, बिना कोई स्वार्थ भाव के, तो जो भी हम चीज देते हैं 1000 गुना ज्यादा हमारे पास लौटता है। अगर मैं आप लोगों को प्यार देती हूँ तो कितने लोगों का प्यार मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और वो प्यार की एनर्जी ही हमको चलाती है। हमारा ये फूड और फ्रूट्स एंड जूसेस ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जो हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी में आते हैं ना, वो आप जैसे लोगों के कारण ही आते हैं। तो आप जिनको सिखा रही हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार आपके पास ऐड होते जा रहा है। और शायद इसीलिए आप इतने सेवा भाव में, इसीलिए आप बिल्कुल खुश हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए हैं। स्वरा को भी देख के कोई नहीं बोलेगा, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। बहुत बहुत अच्छा करेगी, मुझे मालूम है। जिसने मेडिटेशन का हाथ पकड़ लिया ना रीना जी, उसके बारे में आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। मेरी एक ये है कि अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ते जाऊं तो सच में ऐसे कहाँ से आप लोग भी सब मिल जाते हैं। मिल गए मतलब एकदम। प्रेयर भगवान से ये रहती है कि बस दुनिया में जितने भी हमारे जैसे लोग आपने बनाए होंगे ना, तो बस ऐसे लोगों से मिला देना। आप नहीं बोलेंगी तब भी मिलेगी। जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है वैसे ही लोग हमको मिलते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। और
जिसको खोजते हैं वो भी हमारे पास आता है। तो आप खोज भी रही हैं और आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी है, तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। और आप दोनों मामा बेटी मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर तो घर तो हाईली चार्ज होगा ही, है ना। फिर उसमें संगीत का तड़का। अब भी तो मैंने आप लोगों को बताया टिप्स फॉर गुड मेडिटेशन। स्वरा, मुझे सीखना है, 1 फरवरी से स्वरा से ट्यूशन लेना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो काफी देर हो गई है और